हेलो दोस्तों। तो फाइनली बास बॉल को धूल चटा दिया है टीम इंडिया ने और सीरीज को एक तरीके से 1-1 की बराबरी पे ला खड़ा किया है। और अब 3 मैच बचे हुए हैं। तीसरे मैच से पहले थोड़ी सी टीम इंडिया को ब्रेक मिल जाएगी या दोनों ही टीमों को एक तरह से ब्रेक मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा गैप है। आई थिंक 15 तारीख को मैच है। लेकिन बहुत अच्छा मैच गुजरा। अगेन चौथे दिन पे खत्म हुआ है, जस्ट लाइक हैदराबाद गेम। पूरे 5 दिन गेम नहीं चला है, लेकिन अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला है। मैंने फर्स्ट कपल ऑफ डेज का आपको एक तरीके से रिव्यू करके दिया था, जहाँ पर आप देखो तो टीम इंडिया ने 396 किए थे, और जवाब में अगर आप देखो इंग्लैंड की टीम जो कि वो 2 सेशन के अंदर अंदर ही ऑल आउट हो गई थी 253 रन पे। और इंडिया ने दोबारा से बैटिंग करके दूसरे दिन पे 28 रन बनाए थे बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो तीसरे और चौथे दिन एक तरीके से गेम हुआ, और वहां पर आप देखो तो अगेन देखो टीम इंडिया की बैटिंग आई और टीम इंडिया ने कहें बैटिंग में थोड़ा सा निराश परफॉर्मेंस किया। और ये थ्रू आउट द सीरीज अभी चल रहा है, 2 मैच हो चुके हैं। इंडियन टीम और आप देखो हर एक इनिंग्स में जहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे निराश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी फुल्ली वो एक तरह से सारे के सारे खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट इनिंग्स में जैसा ही हुआ कि सिर्फ जायसवाल चले और उनके साथ छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन आई। दूसरे इनिंग्स में आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, क्योंकि उस पॉइंट तक आई थिंक डे 2 तक इंडिया के पास 171 रन की लीड थी, क्योंकि 143 रन की लीड हमें मिली थी और फिर हमने 28 रन भी बनाए थे। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इंडिया यहाँ से इतने रन बना देगा कि इंग्लैंड एकदम से सोचे ही मत एक तरीके से जीत के लिए। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 300 साढ़े 300 रन बनाएगा सेकेंड इनिंग्स में, और 450 500 से ऊपर का एक तरह से टोटल देगा। बट इनिशियली आप देखो इंडिया को झटके लगे। जिमी एंडरसन आए और नई बॉल के साथ उन्होंने ज़बरदस्त स्पेल डाला। पहले रोहित को आउट किया, फिर जायसवाल को आउट किया, और फिर अगर आप देखो टीम इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप हुई नहीं। प्लेयर को स्टार्ट्स मिले, श्रेयस अय्यर हो गए, शुभमन गिल हो गए। हालांकि शुभमन ने उसको एक तरह से कन्वर्ट किया। उनके लिए एक तरह से कहेंगे बहुत टफ गेम था, दोनों ही के लिए था, श्रेयस और शुभमन के लिए, क्योंकि दोनों का जो रिसेंट अगर आप देखो 10-12 पारियां हो चुकी है जहाँ पे हाफ सेंचुरी भी नहीं आई है और लगातार वो एक तरह से कम स्कोर में आउट हुए हैं। तो दोनों के ऊपर प्रेशर था, तो शुभमन एक तरह से उन्होंने वहाँ पर रिस्पॉन्ड अच्छा किया और एक बहुत अच्छा शतक उन्होंने जड़ा। एक एंड पे खड़े रहे, लेकिन दूसरे एंड पे देखो ऐसा ही कहा कि श्रेयस ने स्टार्ट मिला बट एक तरह से खराब शॉट खेल के वो आउट हो गए। फिर रजत पाटीदार जो कि पहले इनिंग्स में अच्छे दिखे थे, दूसरे इनिंग्स में जल्दी आउट हुए। फिर केएस भरत इस टीम में आई थिंक अगर सिर्फ बैटिंग देखे तो बहुत ही ऑर्डिनरी है उनकी बैटिंग। इनफैक्ट अभी तक का जो एक तरह से उनका इंटरनेशनल करियर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक 7 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 6 मैच वो घर पे खेले हैं। कुल मिला के 12 इनिंग्स है उनकी, और 12 इनिंग्स उनका हाईएस्ट 44 का है, एवरेज 20 के आसपास का है, एक भी 50 नहीं है। तो मतलब अगर यूँ देखें तो हो सकता है कि वो ड्रॉप हो जाए टीम में। उनको ड्रॉप हो जाना भी चाहिए, बट अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे भी देखो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। टीम इंडिया के पास अभी कोई उतना एक्सपीरियंस एक तरह से विकेट कीपर नहीं है जो कि एक तरह से अच्छे से बैटिंग भी कर दे, क्योंकि ऋषभ ऑलरेडी आपको पता है कि एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी देर तक उनको एक तरीके से क्रिकेट से दूर रहना पड़ा है, और अभी कब उनका कमबैक होगा अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। ईशान किशन शायद वो ऑप्शन हो सकते थे, बट ईशान किशन के साथ एग्जैक्टली क्या घटा है, मतलब क्या कुछ गड़बड़ी है उनमें और टीम मैनेजमेंट में, या फिर एग्जैक्टली उनको कुछ मेंटल एक तरह से इशू हुआ है। फिलहाल वो तो एक तरीके से टीम इंडिया के रडार से दूर ही है। अब इंटरेस्टिंग होगा क्या उनको एक तरह से टीम इंडिया जो कि कंसीडर करे अगले 3 मैच के लिए, क्योंकि अभी उस तीनों मैच के लिए भी टीम अनाउंसमेंट होना है। बाकी ध्रुव जुरल बैकअप के तौर पे है, बट बहुत मुश्किल होगा उनको एक तरह से सिलेक्ट करना। मतलब टीम मैनेजमेंट वो डिसीजन ले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तो केएस भरत हैज टू परफॉर्म, बट अभी तक उन्होंने निराश ही किया है। अक्षर पटेल जाने जाते हैं अपनी बैटिंग के लिए, और रविंद्र जडेजा के एब्सेंस में उन्होंने अच्छी बैटिंग की। आई थिंक मैं अभी आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताऊंगा। आई थिंक 45 रन उन्होंने किए हैं एग्जैक्टली। देखे तो शुभमन ने 104 रन किए हैं, 29 श्रेयस के थे, 9 रन रजत पाटीदार के, और 45 अक्षर ने किए हैं। भारत जैसा ही कहा कि निराश किया है, 6 रन उन्होंने सिर्फ किया है। अश्विन ने भी बहुमूल्य 29 रन किए हैं, और ऐसे थोड़े थोड़े करके टीम इंडिया ने 255 रन बनाए ऑल आउट होने से पहले, और लीड को एग्जैक्टली 398 पे लेके गए, और टारगेट रखा इंग्लैंड के लिए 399। तो अगर आप दोनों ही मैचेस देखें और दोनों मैचेस में इंडिया की अगर आप बैटिंग देखें तो इंडिविजुअल परफॉर्मर रहे हैं। पहले मैच में आप देखो अगेन यशस्वी के रन थे, केएल के रन थे, जडेजा के रन थे, बट बड़ी पारी नहीं आई थी, बट 80s में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। बाकी बल्लेबाज सारे के सारे उनको 20-25 के एक तरह से स्टार्ट मिली थी। यहाँ पे देखो आई थिंक पहली पारी में जायसवाल ने कन्वर्ट किया बड़ी पारी में, और सेकेंड पारी में शुभमन ने कन्वर्ट किया। इसके अलावा बाकी बल्लेबाज तो फेल ही रहे हैं।
तो रोहित का फॉर्म नहीं है, साथ ही श्रेयस का भी फॉर्म नहीं है, के.एस. भरत आउट ऑफ फॉर्म में है। अभी ये देखना पड़ेगा कि तीसरे मैच में क्या विराट की कमबैक होती है, क्योंकि वो एक तरह से काफ़ी की प्लेयर रहेंगे मिडिल ऑर्डर में, और साथ ही के.एल. राहुल भी अगर कमबैक करते हैं तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा टीम इंडिया के लिए बैटिंग को लेके, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो बैटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप देखो कि जायसवाल या शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि वो एक तरह से रन बना रहे हैं। जायसवाल ने तो फिर भी पिछले पारी में भी रन किया था, शुभमन का तो आखिरी पारी में रन आया है। तो उम्मीद तो यही करें जल्द से जल्द जो कि सारे के सारे बैट्समैन फॉर्म में लौटे। और खैर 399 का एक तरह से टारगेट था, और उसको एक तरीके से चेस करते हुए इंग्लैंड एक तरह से पॉजिटिव अंदाज में आती है, और जो कि उनके तरफ से नेचुरल है, क्योंकि वो जिस अंदाज में खेलते हैं वो हमेशा, अगर आप देखो कोई भी टोटल है उसके पीछे ही जाते हैं। और इफ़ आई एम रिमेंबर करेक्टली, तो जो वन ऑफ टेस्ट मैच हुआ था 2022 में, फर्स्ट टाइम इंडिया और बैस बॉल का सामना हुआ था। मतलब इंग्लैंड से तो हम हमेशा खेलते रहते हैं, बट जिस अप्रोच के साथ ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की एक तरह से नेतृत्व में टीम खेल रही थी, फर्स्ट टाइम वहाँ पे हम खेले थे, और 378 के कुछ आई थिंक टोटल था आखिरी इनिंग्स में चेस करने को, जो वन ऑफ टेस्ट मैच हुआ था, और वहाँ पे इंग्लैंड ने वो कर दिया था। और वहाँ पे भी प्रॉपर बास बॉल वाली बैटिंग उन्होंने की नहीं थी, नॉर्मल क्रिकेट खेला था। तो एक हल्का सा डर तो ज़रूर था कि भले ही ऑलमोस्ट 400 रन चेस करने को है, बट इंग्लैंड अगर बैटिंग कर गई 4 सेशन तो फिर वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो तो एक तरीके से हाई रन रेट के साथ ही बैटिंग करते हैं। और ऑलरेडी 2 दिन एक तरह से बाकी है, आई थिंक 2 दिन और एक सेशन ऑलमोस्ट बाकी था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इंडियन गेंदबाजों के लिए और कप्तान रोहित शर्मा के लिए कि वो इंग्लैंड को कंट्रोल में रखे और थोड़ा सा पेशेंस रहे, क्योंकि इंग्लैंड तो अपनी नेचुरल एक तरह से गेम, अटैकिंग गेम खेलेगा, बट उसी प्रोसेस में आपको वो चांसेस भी देंगे, बस उसी को आपको एक तरह से ग्रैब करना है। तो खैर डे 3 के एंड तक अगर आप देखो 67 फॉर 1 अगेन जैक क्रॉली और बेन डकेट ने ताबड़तोड़ शुरुआत की, बट बेन डकेट आउट हुए। रविचंद्रन अश्विन ने एक तरीके से उनको आउट किया, बट 67 फॉर 1 आई थिंक रेयान अहमद नाइट वॉचमैन आए थे। तो इंग्लैंड फिर भी आप देखो पॉजिटिव एक तरीके से नोट के साथ उसने फिनिश किया। आखिर 2 दिन में 332 रन चाहिए थे इंग्लैंड को चेस करने के लिए, जो कि बन जाते। हाथ में 9 विकेट उनके थे। बस उनके लिए चैलेंज यह था कि क्योंकि चौथे दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो बॉल जो कि थोड़ा स्पिन ज़रूर करेगा, थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी रहेगा, जहाँ पे कुछ गेंद राइज कर सकती है, कुछ गेंद लो भी रह सकती है। टर्न तो डेफिनेटली मिलेगा, साथ ही जसप्रीत बुमराह को भी संभालना, बट जसप्रीत बुमराह जो स्पेल डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते थे, तो आई थिंक ये उनको सामना करना था। तो चौथे दिन अगर आप देखो वो आए इनिशियली और पॉजिटिव इंटेंट के साथ स्टार्ट किया, और रेयान अहमद जो कि नाइट वॉचमैन आए थे, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, और साथ ही जैक क्रॉली जो कि नॉट आउट थे तीसरे दिन, उन्होंने भी अपनी एक तरीके से इनिंग्स को आगे बढ़ाया। तो वहाँ पे देखो तो रेयान अहमद 23 रन बना के आउट हुए हैं, जैक क्रॉली ने 73 रन किए हैं। पिछले पारी में अगर आप देखो उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी थी, 76 मारे थे। इस पारी में भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और दोनों ही पारी में कह सकते हैं कि शतक से चूक गए, बट उनका अंदाज ही ऐसा रहता है। और खैर उसके बाद अगर आप देखो तो ओली पोप ने 23 रन किए 21 बॉलों में। थोड़ा सा वो भी डरा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग की थी, स्वीप रिवर्स स्वीप निकाली थी, इस मैच में भी आते संग उन्होंने उसी प्रकार का गेम दिखाया था। बट वो आउट हुए, बहुत अच्छा कैच पकड़ा उनका रोहित शर्मा ने। उसके बाद जो रूट थोड़ा सा अपने जो एक तरह से नेचुरल अंदाज में खेलते हैं उससे अलग ही खेल रहे थे। 10 बॉलों में 16 रन किए हैं, 2 चौके और 1 छक्का मारा है। मतलब T20 की एक तरीके से स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, 160 के स्ट्राइक रेट से। थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखे, अब पता नहीं एग्जैक्टली उनके प्लान का हिस्सा था या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि उनको हल्की सी चोट लगी थी उंगली में, तो शायद वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते थे और इसी वजह से कोशिश कर रहे थे कि ताबड़तोड़ बैटिंग करे, बट खराब शॉट खेल के आउट हुए। खैर खराब शॉट तो उनको नहीं कहेंगे, बिकॉज इंग्लैंड का खेलने का ही तरीका वही है। और जो रूट जैसा क्लासिकल बैट्समैन जो कि टेक्निकली बहुत एक तरह से साउंड है, जो थोड़ा सा नॉर्मल क्रिकेट खेलता है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, उसने भी उस अंदाज को अपनाया है, बास बॉल वाले अंदाज को। तो आई थिंक ऑलरेडी हमने उसके जो एक तरह से कारनामे देखे हुए हैं जब वो इंग्लैंड के कंडीशन में खेलते हैं, और वो जो स्कूप रिवर्स स्कूप एक तरह से खेलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे आउट हुए। तो पार्टनरशिप हल्की हल्की ज़रूर हो रही थी, बट इंडियन टीम ने विकेट एक तरह से निकालते रहे। और फिर देखो कि नीचे से जॉनी बेस्टो ने भी 26 रन किए हैं, बेन स्टोक्स के 11 रन है। अब देखो मिडिल ऑर्डर में क्या है कि चाहे जॉनी बेस्टो हो या बेन स्टोक्स हो, अच्छी पारी उन्होंने खेली है, स्टार्ट्स उनको मिले हैं, बट बहुत बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। आई थिंक जॉनी बेस्टो के साथ वही रहा है कि 30-35 वाली इनिंग्स आई है,
बेन स्टोक्स ने हालांकि पहले मैच के पहले इनिंग्स में 70-75 रन किए थे। तो जॉनी बेस्टो को बुमराह आउट करते हैं 26 के स्कोर पर, जबकि बेन स्टोक्स जो कि वो रन आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छा थ्रो श्रेयस अय्यर का, और आई थिंक जो पिछले मैच में एक तरह से मिसिंग था एक तरह से टीम इंडिया में, वो जो फील्ड पे एनर्जी चाहिए, जो फील्डिंग का जो एफर्ट चाहिए, वो शायद वहाँ पे दे नहीं पा रहे थे। और जब एक तरह से ओली पोप की और जो उनके टेलेंडर है उनकी पार्टनरशिप हो रही थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील्डिंग एक तरीके से मिस किए थे टीम इंडिया ने। बट इस मैच में बहुत अच्छी एफर्ट डाली है। और श्रेयस अय्यर स्पेशली अगर आप देखो, पहली पारी में आई थिंक जैक क्रॉली का बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था, और सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स को रन आउट मारा। आई थिंक एक दो इनसे एक तरह से वो आउट हुए हैं। थोड़ा सा लगा कि जैसे कैजुअल एक तरह से रनिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल एक तरह से कहेंगे परफेक्ट थ्रो था श्रेयस का, और वो कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बेन स्टोक्स माहिर है ऐसे रन चेज में कि वो कर जाते हैं कुछ भी। तो खैर उसके बाद भी अगर आप देखो तो एक अच्छी पार्टनरशिप हुई बेन फोक्स और टॉम हैटले के बीच। थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटिंग रन्स थे टीम इंडिया के लिए, क्योंकि आप जीत के नज़दीक आ चुके हो, आपने ऑलमोस्ट उनके जो सारे के सारे टॉप बैटर थे उनको आउट कर लिया है, बट नीचे से कंट्रीब्यूशन आ रही थी, और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग टीम इंडिया के लिए रहा भी है। तो अंत में लेकिन अगर आप देखो टीम इंडिया की जीत हुई, 292 पे ऑल आउट हो गए, और 69.2 ओवर में आउट हुए हैं। तो रन तो आई थिंक अच्छे खासे स्पीड से ही बना रहे थे। आई थिंक रन चेस से पहले आई थिंक या जो तीसरे दिन का गेम खत्म हुआ था उसके बाद अगर आप देखो तो शायद जेम्स एंडरसन का ये आई थिंक बयान था कि हम 70-75 ओवर के अराउंड एक तरह से रन चेज कर देंगे। मतलब एक उन्होंने एक तरह से कॉन्फिडेंसली वो बोला था कि हम ये रन चेज के लिए जाएंगे, और अगर हम ये रन चेज कंप्लीट करते हैं तो फिर 60-70 के आसपास ओवर में ही कर लेंगे। तो 70 ओवर के बीच ही वो ऑल आउट हो गए हैं। मतलब अपनी इंटेंट तो दिखाई गेम में, बस वही है कि टीम इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी फील्डिंग की, और उसी के चलते आप देखो 106 रन से वो मैच जीते हैं। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। जसप्रीत बुमराह जो कि मैन ऑफ द मैच रहे हैं, टॉप स्पेल उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में डाली थी, और सेकेंड इनिंग्स में भी आके बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 3 विकेट निकाल के दिए हैं। बाकी मुकेश कुमार बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई हो रही थी, बट अंत में जाके उन्होंने भी 1 विकेट लिया। आखिर के जो आई थिंक 2-3 ओवर डाले वो अच्छे थे। उसके अलावा देखो कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया है, और 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिया, और 1 विकेट से चूक गए। अगर उनको 1 विकेट और मिला होता तो 500 विकेट कंप्लीट हो जाता टेस्ट क्रिकेट में। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन वो एक तरीके से पार करते। जस्ट कुछ ही दिन पहले एक तरह से नेथन लायन ने वो एक तरह से अचीवमेंट एक तरह से प्राप्त की थी। तो हमारे जो एक तरह से कहेंगे वन ऑफ द टॉप स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने काफ़ी टाइम एक तरह से इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है। 500 टेस्ट विकेट एक तरह से कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है। तो वो अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिनों का एक तरीके से, तीसरे टेस्ट मैच में डेफिनेटली वो पूरा हो जाएगा। बाकी अक्षर ने भी 1 विकेट लिया। तो कंप्लीट जितने भी एक तरह से गेंदबाज यूज़ हुए थे सभी ने कंट्रीब्यूट किया विद द बॉल, और सही का फील्डिंग बहुत अच्छी रही। श्रेयस का वो रन आउट, रोहित का वो कैच, आई थिंक केएस भरत ने भी आई थिंक बेन डेकेट का एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। तो कहेंगे टीम एफर्ट था बिल्कुल, उसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स ने बेस्ट दिया, चाहे बुमराह हो, जायसवाल हो, शुभमन ने सेकेंड इनिंग्स में किया। बट ओवरऑल देखो तो आई थिंक टीम ने भी वो एक तरह से एनर्जी डाली। आई थिंक वो चीज़ देखने में अच्छा लगा, और ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि होम टेस्ट में 5 मैच की टेस्ट सीरीज में आप 2-0 से एक तरह से पिछड़ जाओ, तो वो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो फाइनली लगातार 3 मैच में एक तरह से विनलेस रहने के बावजूद टीम इंडिया ने कमबैक अच्छे से किया, और ये टेस्ट मैच जीता है, और बहुत ही कन्विंसिंगली जीता है। तो अब जो एक तरह से सीरीज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि 1-1 की बराबरी हो गई है। 3 मैच अभी और बचे हुए हैं, राजकोट, रांची और फिर धर्मशाला शायद। अभी मैं बताता हूँ कि कब कब मैच है। आई थिंक 15 कोई मैच है जी, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। जी 15 तारीख से लेकर 19 तक ये राजकोट में मैच है। उसके अलावा 23 से लेकर 27 फरवरी तक ये रांची में चौथा मैच है, और फिर मार्च में 7 से लेकर 11 मार्च अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल जाएगा। मैंने कि पहले 2 मैच के बाद तीसरे मैच के लिए ब्रेक है, फिर तीसरा और चौथा मैच थोड़ा सा अब जल्दी होगा, फिर आखिरी मैच के लिए थोड़ा सा गैप है। तो अच्छी चीज़ है। अभी टीम भी अनाउंसमेंट होने वाली है, और हो सकता है जो सिलेक्टर से जल्दी एक तरह से 1-2 दिन में टीम अनाउंस कर दे, तो उसके ऊपर नज़र रहेगी। आई थिंक 1-2 बदलाव भी हो सकते हैं, और वो एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे। बाकी दोनों टीमों को देखें, आई थिंक इंग्लैंड तो इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा खेलना, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ वो चेंज करेंगे, इसी अंदाज से ही खेलेंगे। इंडियन टीम को आई थिंक ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा और बैटिंग को बेहतर करे, कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक एक जो वो प्लेयर खिला रहे हैं जो एक्स्ट्रा पेसर, चाहे सिराज को खिलाए या फिर मुकेश को खिलाए, उनकी बॉलिंग उतनी आ नहीं रही है, नई बॉल के साथ उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं इन कंडीशन में, क्योंकि
आपको वो स्किल चाहिए जो कि बुमराह या जेम्स एंडरसन दिखा रहे हैं, वो शायद नहीं है, और थोड़े से रन भी लीक कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि अदर टीम इंडिया जो कि एक ऑलराउंडर की तरफ देखे, जो कि वाशिंगटन सुंदर अवेलेबल है, कि बैटिंग भी दे देंगे नीचे और आपको थोड़ी सी बॉलिंग भी दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ जाए। या फिर अगर आप चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा बैटर भी खिला लो, सरफराज को नंबर 6 पर खिला लो, जिससे कि आपकी बैटिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे बॉलिंग फिर भी मैं मानूंगा कि शायद एक इनिंग्स जो आई थिंक जहाँ पे ओली पोप ने उस दिन मास्टर क्लास दिखाई थी, शायद उसी इनिंग्स में हमारी बॉलिंग बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। अदरवाइज फिर भी आप कहोगे जैसे पहले इनिंग्स में हो या इस मैच में भी गेंदबाजी ठीक ठाक रही है। हाँ, थोड़ी बहुत और आई थिंक कैप्टनसी वाइज या बॉलिंग वाइज और बेहतर चीज़ हो सकती है, बट ओवरऑल देखो तो बैटिंग ने ज़्यादा निराश किया है। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर एक तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। सपोज कि क्या हुआ, किसी दिन यशस्वी नहीं चले, क्योंकि दोनों मैच में उनका बल्ला चला है, तो ज़रूरी यही होगा कि अपने बैटिंग थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करें। केएल राहुल अगर आते हैं, विराट कोहली होपफुली अगर कम बैक करते हैं, तो बैटिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बट अगर एक एक्स्ट्रा बैटर या वाशिंगटन सुंदर को भी खिलाते हैं वो दूसरे पेसर के जगह पे, तो मुझे लगता है और भी बेहतर होगा। मोहम्मद शमी के ऊपर उतना कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद शमी फिट होते हैं तो फिर मैं डेफिनेटली उनको खिलाऊंगा, क्योंकि वो डिफरेंट क्लास का गेंदबाज है। सिराज फिर भी देखो कि सेना कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो लग रहा है कि जैसे वो उतना इफेक्टिव नहीं होंगे। आई थिंक पहले मैच में खेले थे, दूसरे इनिंग्स में उतनी ज़रूरत उनकी नहीं पड़ी थी विद द बॉल, तो उसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये बदलाव टीम इंडिया आगे चलते हुए कर सकती है। बट अभी गैप है, तो इनफ टाइम मिलेगा एक तरह से प्लेयरों को और कप्तान को, कोच को स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो लेट्स सी कि अगले मैच में क्या करते हैं। तो होपफुली मैंने तो एक तरीके से आपको बताया था कि 3-1 रिजल्ट हो सकता है, तो एक तो उन्होंने कर दिया है, बाकी टीम इंडिया एक मैच जीत चुकी है, 2 और जीतेंगे या फिर और भी एक आधा मैच इनको झटका लगेगा। तो लेट्स सी आगे के लिए क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आपको क्या लगता है कि जो सीरीज़ का स्कोर लाइन है वो क्या होगा आगे, 3 में से कितने मैच जो कि इंग्लैंड आपको लगता है कि अपसेट कर सकती है टीम इंडिया को। और साथ ये भी बताइए जो आखिर 3 मैच होंगे उसके लिए क्या स्क्वाड में बदलाव हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और मुझे ये बताइए कि क्या विराट कोहली कमबैक कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।